हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैटालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे और कैटालिसिस की जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दी, उसका मैकेनिज़्म बताया कि ऐसे कैटालिस्ट क्या करता है। तो उसके नोट्स जो हैं वो मैं भेज रहा हूँ बच्चे आपको। तो कैटालिसिस की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कैटालिसिस क्या होता है और जो सब्सटेंस जो होती है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करती है और ऐसे इंक्रीज़ करती है उस सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट कहते हैं और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। और फिर मैंने एक एग्जांपल बताई थी आपको कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज ए कैटालिस्ट। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कैटालिस्ट provides an entirely new path for the reaction in which the reactants are converted to the product quickly. A chemical reaction takes place by a reaction path. एक रिएक्शन पाथ से केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कन्वर्टेड टू ए एक्टिवेटेड स्टेट। ये एक्टिवेटेड स्टेट वही है जिसमें मैंने आपको बताया कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचती है एंड देन फाइनली टू द प्रोडक्ट, और फिर वो प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ आपने वो जो मैंने आपको बनवाया है वो ग्राफ आपने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी और उसके बीच में ग्राफ होता है और वो ग्राफ ऐसा होता है जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो ग्राफ मैंने बनाया है वो ग्राफ आपने साथ में बनाना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे ये कि कैटलिस्ट फॉर्म्स अ न्यू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी का एक नया पाथवे बनाता है। तो वो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि हम जब पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और रिएक्शन रेट के बीच में जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पे जाके इस पोटेंशियल एनर्जी पे जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। लेकिन जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो यही रिएक्शन जो है इसका पाथवे जो है वो चेंज हो जाता है और अब ये पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ पे थी, अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। तो अब लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाला पाथवे है जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कैटलिस्ट के थ्रू रिएक्शन हो रही है। तो ये ग्राफ भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है, ये भी आपको साथ में ड्रा करना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है बच्चे कि बेसिकली कैटलिस्ट के अंदर ही आते हैं कि प्रमोटर्स और पॉइजन्स, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। तो प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स आर द सब्सटेंस दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट के साथ ही हम प्रमोटर्स को यूज़ करते हैं और प्रमोटर्स का फंक्शन ये होता है कि ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, उसकी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं। अब ऐसे इन्हांस करते हैं ये हम करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे उसकी सेलेक्टिविटी में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रमोटर्स वो होते हैं कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इन हैबर्स प्रोसेस, बोन हैबर प्रोसेस आपको पता है कि अमोनिया की फॉर्मेशन का ये प्रोसेस है, 11th में पढ़ा है आपने। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिब्डेनम इज़ यूज्ड एज अ प्रमोटर फॉर आयरन। इसमें आयरन जो है वो एक कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर के तौर पर यूज़ किया हुआ है। आयरन जो है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है और मॉलिब्डेनम जो है इस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है कि ये रिएक्शन को ज़्यादा कैटलाइज कर सके। तो वो रिएक्शन जो है वो ये दी हुई है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलके अमोनिया बना रहे हैं। और यहाँ पे बताया हुआ है कि आयरन क्या है? एक कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम यहाँ पे क्या है? एक प्रमोटर है।
सिमिलरली क्या है, द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज कैटालिटिक पॉइजन। के कभी कभी हम क्या करते हैं कि कैटलिस्ट के साथ एक दूसरी सब्सटेंस कुछ ऐसे यूज़ करते हैं कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मान लो हमें कोई रिएक्शन करवानी है और वो रिएक्शन जो है उसमें हम चाहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन को प्रोसीड करे, लेकिन कैटलिस्ट का लिमिटेड यूज़ चाहते हैं हम। तो लिमिटेड यूज़ के लिए हम जो सब्सटेंस यूज़ करेंगे जिससे कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो 50% या 60% या 30% ही हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को जब ये रिस्ट्रिक्ट करती है दूसरी सब्सटेंस तो उसको हम पॉइजन कहते हैं, और जो इन्हांस करती है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कैटलिस्ट जो हैं या कैटालिसिस जो है वो हमारे पास दो टाइप की, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। वर्ड से ही पता चलता है बेटा हम सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो वर्ड होमो का मतलब होता है सेम। कहीं भी आप वर्ड होमो देखो उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होता है कि जब मान लो हमारे पास रिएक्टेंट्स भी गैसेस फेस में है और कैटलिस्ट भी उसी फेस में है, गैसेस फेस में है, तो ऐसी कैटलिस्ट को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। और ऐसी कैटालिसिस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे कि जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो है वो एक ही फेज में हो। ठीक है, मीन्स अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेस में है तो कैटलिस्ट भी अगर रिएक्टेंट वो भी सॉलिड फेस में हो, रिएक्टेंट अगर गैसियस फेस में है तो कैटलिस्ट भी गैसियस फेस में हो। तो जब दोनों का फेजिस सेम होगा तो वैसी कैटालिसिस को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। फिर ये कहता है कि इन दीज रिएक्शंस द कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेस एंड आर कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। कि ऐसी रिएक्शन में जो कैटालिस्ट होता है वो भी, रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो भी, और प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो भी, ये सारे एक ही फेस में होते हैं, सेम फेस में होते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं। अब एग्जांपल इसके देखो आप। एग्जांपल में क्या है बच्चे, कि जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट एग्जांपल, कि इन लेड चैम्बर प्रोसेस SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3। के जब हम SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करते हैं, मीन्स उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना है। तो देखो क्या है, SO2 को हम इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मीन्स इसमें O2 की एडिशन कर रहे हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, SO3 बन रहा है। तो देखो SO3 की भी यहाँ पे गैसेस फेस में है, ऑक्सीजन भी यहाँ गैसेस फेस में है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे गैसेस फेस में है, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये भी गैसेस फेस में है। तो जब सारी चीज़ें गैसेस फेस में है तो हम इसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे या कैटालिसिस कहेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल की बात करें हम, तो कैटालिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन अकर्स बाय द क्लोरीन एटम्स इन द गैसेस फेस। क्या आपको पता, आपने सुना है कि जो हमारे पास ओजोन होती है वो बनती है और टूटती है, बनती है और टूटती है, और ये इसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरीन की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन भी गैस है, ये ओजोन भी गैस है, ये ऑक्सीजन भी गैस है, और ये ऑक्सीजन भी गैस है। तो सारी चीज़ें गैसेस फेज में है, तो हमने इसको क्या कहा, होमोजीनियस कैटालिसिस कहा। थर्ड एग्जांपल है इसकी, आप इसमें से जितनी एग्जांपल्स याद रख सकते हो उतनी रख सकते हो। थर्ड है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। के कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये भी गैसेस फेस में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फेस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसेस फेस में है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम एज ए कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं ये भी गैसेस फेस में है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये फोर्थ है, यहाँ पे फिफ्थ जो है वो गलती से लिखा गया है,
फोर्थ एग्जांपल है ये, याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अल्कोहल है, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है, तो इससे क्या बन रहा है, डाई इथाइल ईथर बन रहा है, ये ईथर है और ये वाटर है। तो इसमें ये ईथर भी लिक्विड स्टेट में है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है और कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो सारी चीज़ें जो लिक्विड स्टेट में है तो हम इसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस कहेंगे। तो ये कैटालिसिस का हो गया, होमोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। नेक्स्ट है आपका हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जैसे उसमें सारी चीज़ें एक ही फेस में थी, तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट होगा वो डिफरेंट स्टेट में होगा और बाकी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट स्टेट में होंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मान लो दोनों गैसेस फेस में है और कैटालिस्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो ऐसी जो कैटालिसिस होगी उसको हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। या फिर अपोजिट केस भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में हो और यहाँ पे जो हो कैटालिस्ट वो गैसियस फॉर्म में हो, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस ही कहेंगे, क्योंकि हेटेरो का मतलब ही क्या होता है बच्चे, डिफरेंट होता है। तो ये कह रहा है कि व्हेन द कैटालिस्ट इज इन डिफरेंट फेस, कि जब डिफरेंट फेस में होता है, देन द रिएक्टेंट की रिएक्टेंट को छोड़कर इट इज़ कॉल्ड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शंस। अब आगे वाली चीज़ थोड़ी गौर से देखनी है। इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कैटालिस्ट इज जनरली सॉलिड, कि हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट में कैटालिसिस में जनरली जो कैटालिस्ट होता है वो सॉलिड होता है। याद रखना कि कैटालिस्ट जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। द रिएक्टेंट्स आर जनरली गैसेज, और रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो जनरली गैसेज होती हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो एड्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि गैसेज जो हैं कहाँ पे आप एड्जॉर्ब होंगी, इस कैटालिस्ट के ऊपर, जो कि कैटालिस्ट सॉलिड है। जो कैटालिस्ट जो होगा वो सॉलिड होगा। ये कैटालिस्ट है आपके पास, मैंने कल की एग्जांपल में बताया आपको, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और इसके ऊपर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे, ये मैंने बताया था आपको। और फिर ये बॉन्ड बाद में टूटेगा और टूट के ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होती है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सरफेस कैटालिसिस, कि इसको हम सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। बिकॉज द रिएक्शन स्टार्ट्स एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट, कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर जो होती है वो कैटालिसिस रिएक्शन स्टार्ट होती है। और ऐसे होती है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में क्या है कि मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 अमोनिया बन रहा है किससे, फ्रॉम H2 एंड N2 बाय हैबर्स प्रोसेस यूजिंग फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट, कि आयरन का जब हम यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म है, अमोनिया जो बन रही है वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन आयरन जो है ये सॉलिड फेस में है। तो अब डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहेंगे। सेकंड है मिथनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बाय यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ कॉपर। तो देखो यहाँ पे मिथनॉल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और H2 भी है हमारे पास, एक गैस है। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये गैस नहीं है, ठीक है, ये एक कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैन्युफैक्चर ऑफ SO3 फ्रॉम SO2। SO3 से SO2 से जब हम SO3 बनाते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं,
ये गैसेस फॉर्म है, ये गैसेस फॉर्म है, लेकिन हम इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जो यूज़ करेंगे वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो पाउडर्ड फॉर्म में, तो इसलिए ये क्या है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में आएगा। तो लास्ट एग्जांपल आपकी फोर्थ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग निकल कैटालिस्ट। तो ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है आपका, और इथेनॉल की हम डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, मीन्स इससे H2 गैस को हम बाहर करा रहे हैं। तो ये इथेनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं निकल, ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये भी क्या हुआ, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस हुई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। आपको ये नोट डाउन करना है, ये एग्जांपल्स नोट डाउन करनी है। और लास्ट वीडियोस में जो मैंने आपको दो ग्राफ जो हैं वो बनवाए थे, वो ग्राफ आपको ड्रा करना है। वो ग्राफ क्या है कि फर्स्टली रिएक्शन जो है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन रेट के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, तो रिएक्शन जो है वो इस तरीके से होती है, हायर पोटेंशियल पे होती है। लेकिन जब हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं तो वो अल्टरनेट पाथ हो जाता है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे होता है। तो इसके बारे में आपने लिखना है कि जब हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट के यूज़ करने से अल्टरनेटिव पाथवे हमें मिलता है ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वजह से ये रिएक्शन के रेट को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। थैंक यू।